हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस क्लासेस में हम लोग कवर कर रहे थे आपकी सितंबर 2023 की जो कि करंट अफेयर सीरीज चल रही है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि काफ़ी अच्छी मैगजीन है। यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। और जिसमें हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें पॉलिटी के सेगमेंट को कवर कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया और इकोनॉमिक्स के भी सभी सेगमेंट को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो आज हम लोग करेंगे सिक्योरिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? सिक्योरिटी के टॉपिक को। देखेंगे कि अफस्पा जैसे कानून क्या है, प्रलय जैसी मिसाइलें क्या है, या और भी जो कारण हैं वो बीआरओ वगैरह संगठन, इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे आज के टॉपिक में। और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आरओ के लिए हम लोग घटना चक्र की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, हिंदी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज को भी हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें काफ़ी टेस्ट सीरीज की जा चुकी है और कुछ बची हुई हैं वो भी शुरू की जाएंगी। तो एक दो दिन का गैप दे दिया गया था क्योंकि वर्ल्ड कप था, तो मैं खुद वर्ल्ड कप मैच देख रहा था, इसलिए मेरा भी मन नहीं किया कि मैं इसको मतलब वीडियो बनाऊं, क्योंकि सारे यूथ देख रहे थे। हालांकि मैच हार गए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हमें अपनी कमजोरियों पे काम करना चाहिए। सेम उसी तरीके से अपनी तैयारी में भी आप देखिए कि कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, उस पर वर्क करिए, ताकि आप आरओ के एग्जाम में आप ना हारें, आप सफलता जरूर हासिल करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हमारा टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करोगे आप कि सर बॉर्डर तो नेचुरल होता है, चाहे वो भारत का पाकिस्तान की बॉर्डर पे देख लीजिए, चाइना पे देख लीजिए, बांग्लादेश पे, म्यांमार पे, या फिर नीचे समुद्र में। तो यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की किस बात करेंगे या किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री जो वर्तमान में हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने बॉर्डर जो बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, सीमा सड़क संगठन, इसके अंतर्गत 90 परियोजनाओं को जो है कि राष्ट्र को समर्पित किया, मंजूरी दी है। और बीआरओ जो है वो एक सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि संसद के द्वारा अधिनियम बना के या विधेयक बना के संस्था की स्थापना की जाती है, तो उसे हम लोग सांविधिक निकाय कहते हैं। तो बीआरओ का मतलब हो गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा 90 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जो कि राष्ट्र को समर्पित की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और अगर हम इसमें बात करेंगे कि किसको किसको शामिल किया गया, तो इस परियोजनाओं में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित होंगी। तो इन 11 में आपके राज्य भी होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। जैसे अगर आप देखोगे, जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, बाकी असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे जो क्षेत्र हैं ये आपके राज्यों में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के 11 इनकी संख्या है। और बात करते हैं कि इन परियोजनाओं में किसे किसे डेवलप किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हवाई अड्डे डेवलप किए जा रहे हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दर्रों के क्षेत्रों में सुरंगें बनाई जाएंगी। हर मौसम के लिए अनुकूल सड़कें होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में ठंड इतनी अधिक होती है, कोहरा इतना अधिक होता है कि रोड विजिबल नहीं होती है। कई बार रोडों पे, सड़कों पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से चलना या यातायात दुर्भर हो जाता है। तो अब क्या होगा कि हर मौसम के अनुकूल एक सड़कें बनाई जाएंगी, बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाई जाएंगी बॉर्डर पे। साथ ही साथ नई रेलवे लाइन को भी डेवलप किया जाएगा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो बात आती है कि आखिर इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों हम जो बॉर्डर रेंज है हमारी, या बॉर्डर वाले स्टेट है, जो हमारे सीमावर्ती जो राज्य है, हम इनमें इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों जो है कि करें, क्यों बनाएं? भाई इस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तो पहली जरूरत है कि सीमावर्ती जो गांव हैं, जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनमें जो छोटे छोटे गांव हैं जो म्यांमार या चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अवसंरचना विकास करिए और यहाँ पे आजीविका को भी बढ़ाया जाए, रोजगार पैदा किया जा सके। तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली आप देखोगे, इधर पाकिस्तान में देख सकते हो, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में। वहीं वामपंथी उग्रवादियों और अलगाववादियों से निपटने के लिए भी यह जरूरी है। जो लगातार वामपंथी उग्रवादी जो होते हैं, जैसे खालिस्तानियों की मांग हो रही है, उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उधर गोरखा रेजिमेंट जो है कि नागालैंड वगैरह इनमें जो है कि अपने अलग बोडोलैंड की मांग करते हैं, और इस तरीके से कुछ अलगाववादी घटनाएं भी होती हैं। तो इनको भी कंट्रोल किया जा सके, इसे समाप्त किया जा सके, इनके लिए बनाया जाएगा। वहीं नशीले पदार्थों और हथियारों की जो तस्करी होती है, इसको रोका जा सके।
अब जैसे गोल्डन क्रिसेंट का आपने नाम सुना होगा, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो ये समझ लें कि भारत के ऊपर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान नाम का एक देश है, जिनके बीच में कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, यानी कि अर्धचंद्राकार स्थिति बनती है, जिसे हम लोग गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। और इसमें ड्रग्स, नशीले पदार्थ, अफीम वगैरह की तस्करी की जाती है, जिसके माध्यम से आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए पंजाब में जो है कि ड्रग्स बहुत अधिक मात्रा में आता है। उड़ता पंजाब आपने एक शाहिद कपूर की मूवी देखी होगी, जिसमें बताया गया है कि पंजाब का जो यूथ है वो कैसे सॉन्ग, डीजे, इन सब के साथ साथ ड्रग्स की एडिक्शन में फंस रहा है, ड्रग्स की लत लग रही है उसे। तो आखिर पंजाब में ड्रग्स आ कहां से रही है, ये चीज विचार करने वाली बात है। तो पता चलता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट हमारा खराब है या मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से वहां पे ड्रग्स सप्लाई हो रही है, और जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, गोल्डन क्रिसेंट यानी अर्धचंद्राकार, यहां पे इसकी भूमिका ज्यादा है। तो ऐसे में हम बॉर्डर सिक्योरिटी कर सकेंगे वहां पे। वहीं अगर आप बात करोगे सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठियों से निपटने के लिए, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित किया जाता है आतंकवाद, या फिर म्यांमार से अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में घुसपैठिए आते हैं शरणार्थी के रूप में। वहीं बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं, मेघालय में प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जाएगा और शत्रु देश में सीमा पार आक्रामकता पर नजर रखी जा सकेगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए लगातार जो है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हम एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको दूसरे देशों के साथ भी कनेक्ट करते हुए हम उसके विकास की बात कर रहे हैं। और वहीं एक आखिरी पॉइंट है कि क्यों आवश्यकता है, तो सैनिकों की त्वरित आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला को बाधा रहित बनाने के लिए, कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम तुरंत सैनिकों को वहां पहुंचा सके, अगर आवश्यकता पड़े तो हम वहां पे आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सके। अर्थात भारत का कोई भी सामान या कोई भी सेवा जो तैयार हो रही है उसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में या बॉर्डर वाले स्टेट्स में या फिर जम्मू कश्मीर में, ऐसे क्षेत्रों में, राजस्थान में हम आसानी से पहुंचा सकें। उसके लिए हमारे पास हवाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सड़कों की अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हर मौसम में सड़कें यूज हो सके। ये सभी चीजें होंगी तभी हम इन क्षेत्रों में यहाँ पर अपनी आवाजाही को अच्छा कर सकेंगे और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकेंगे। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों 1999 में, तो उस समय भारत के पास कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हालांकि हमने कारगिल का युद्ध जीता जरूर, लेकिन उसमें बहुत सारी जान गंवा दी, बहुत सारी चुनौतियां हमने देखी, बहुत सारे संघर्ष हमें करने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बॉर्डर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से हमें कारगिल युद्ध में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये हमारे सैनिकों का ही कर्तव्य था, या सैनिकों के यहाँ उत्साह था, जो जोश कह सकते हैं, जिसकी बदौलत हम कारगिल का युद्ध जीत पाए। लेकिन हमारे पास जो कमियां थी वो उजागर हुई। 1962 और 1965 के इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारतीय सैनिकों ने जो पीटी शूज होते हैं दोस्तों कपड़े के, उसको पहनकर जो है कि युद्ध लड़ा। अब आप बता सकते हो कि पीटी शूज से भला ग्लेशियर में जिसके पैर जम जाते हैं उससे कैसे युद्ध लड़ रहा होगा वो सैनिक, वो उसकी सलामी देने लायक है। उसकी बात कहने का मतलब है कि उसने कितना संघर्ष किया हमारे लिए। तो यही सब चीजें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हम इसे सुधारेंगे, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो दुर्गम स्थलाकृति, अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाइए या जम्मू कश्मीर में जाइए या रेगिस्तान के क्षेत्रों में देखोगे राजस्थान में, तो कहीं कहीं दलदली भूमि है, लवड़ीय मैदान है, रेगिस्तान है, घाटियां हैं, नदियां हैं, जंगल हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से दुर्गम स्थलाकृति हो जाती है, जहाँ पे कनेक्टिविटी तैयार करने में या सड़कों का निर्माण करने में या फिर हवाई अड्डा बनाने में थोड़ी समस्या आ रही है। तो इन समस्याओं का भी हम समाधान अभी आगे देखेंगे। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, यह भी एक मुख्य चुनौती है। जैसे पाकिस्तान में आप देखोगे आर्मी रूल चलता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। अभी आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी में आप देखोगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे ज्यादा पावरफुल है वहाँ की आर्मी, वहाँ की आर्मी ज्यादा पावरफुल है। तो आर्मी रूल एक प्रॉब्लम है, जबकि भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोकतांत्रिक देश की सहयोग और संधि लोकतांत्रिक देश के साथ ही हो सकती है, किसी आर्मी वाले के साथ नहीं हो सकती है। और वहीं म्यांमार की बात करेंगे तो आप देखोगे वहां नो डेमोक्रेसी, आंग सान सू की जो कि एक महिला थी और इन्होंने
डेमोक्रेसी लाने का पूरा प्रयास किया, हालांकि यहाँ पर सरकार भी चलाई, लेकिन म्यांमार में फिर भी तख्ता पलट किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी लगातार प्रॉब्लम हो रही है, शेख हसीना की सरकार को लेकर जो है कि जिया खालिदा की सरकार आने की बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम रखती हैं बल्कि भारत से नफरत ज़्यादा रखती हैं। तो खालिदा बेन की जो सरकार आएगी वो भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अभी तो हालांकि शेख हसीना की सरकार है, मोदी जी के साथ हसीना जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये बातें सब समझनी होंगी इन सभी चीज़ों को लेकर भी, ये भी एक चुनौतियां हैं। वहीं गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ ही साथ कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और जिसकी वजह से अवसंरचनाओं के निर्माण में क्या होता है, देरी होती है। कट्टरपंथियों के लिए जो संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहां पर निर्याती संघर्ष हो रहे हैं, अलगाववादी ताकतों से भी हमें जूझना पड़ रहा है, तो ये भी एक समस्या है। बॉर्डर जो है वहां पे कई जगह ओपन बॉर्डर है, कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे तार हम नहीं लगा सकते, कहीं फेंसिंग नहीं कर सकते। आप मूवीज में देखोगे बजरंगी भाईजान में, हाँ बजरंगी भाईजान थी जिसमें मुन्नी को लेकर जो है कि वो तारों के नीचे से निकल जाते हैं, तो वहां पे देखिए बॉर्डर फेंसिंग बहुत कमजोर है। ऐसी कई मूवी में आप देखोगे कि बॉर्डर फेंसिंग बहुत कमजोर है। तो तस्करी हो रही है वहां पे, मानव का दुर्व्यापार हो रहा है, नशीली दवाएं आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, ऐसी चीजों से समस्याएं जूझ रही हैं। मैंने अभी गोल्डन क्रिसेंट जो एग्जाम्पल बताया वो भी इसी से संबंधित है कि किस तरीके से भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर किस तरीके से ड्रग्स को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुली सीमाएं हैं। आप आराम से एक दूसरे जगह आ सकते हो, जा सकते हो, भले अपनी पहचान छिपा के आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम तो हो रही है। वहीं अगर हम बात करें पर्यावरणीय चिंताओं की, तो आप देखोगे कि जिस भी क्षेत्र में इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है वहां पर बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। जैसे अगर आप बात करोगे एलओसी के 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर सभी राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो गई है या पर्यावरणीय मंजूरी से छूट मिल चुकी है। आप इसकी वजह से देखोगे भूस्खलन, बाढ़ अक्सर जो है कि इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस पे भी हमें जो है कि वर्क करना पड़ेगा कि पर्यावरणीय जो प्रभाव हो रहा है उसका आकलन करें और ये देखें कि उस पर्यावरण पे कितना प्रभाव हो रहा है, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भरपाई कैसे करें। तो यह भी एक चुनौती है। और साथ ही साथ अगर हम अब आगे की राह अगर देखें तो स्थानीय समुदायों को हमें इसमें शामिल करना चाहिए। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ानी है, सड़कों का निर्माण करना है या फिर हवाई अड्डे, एयरपोर्ट खोलने हैं, तो वहाँ के स्थानीय समुदायों से हमें सलाह करना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, उनसे ये जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किस जगह पे डेवलप करना ज़्यादा सही है, किस जगह पे कौन सी चुनौतियां हैं। आपने मूवी देखी होगी, अगर देखिए मैं मूवी देखता रहता हूँ दोस्तों, बहुत बार मूवी में देखता हूँ, हॉल में जाने का टाइम नहीं मिल पाता थिएटर में, तो घर पे ले आकर देखता हूँ। मूवी में दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50% आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी अगर आप उस मूवी को अपने एजुकेशन से जोड़ पाए तो। अभी एक मूवी आई थी भेड़िया, जिसमें वरुण धवन था, कृति सेनन थे। वो देखो कि किस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जाके जंगलों को काट के एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन वहां के लोकल लोगों से उन्होंने कोई परामर्श नहीं लिया, कोई सलाह नहीं ली, बल्कि कुछ लोकल लोगों के एजेंट को खरीद के वहां के लोगों को भ्रमित किया और पैसे देके विस्थापन करने की बात हो रही थी। तो जब आप लोकल लोगों को भरोसे में नहीं रखोगे, उनके साथ परामर्श नहीं करोगे, उनकी समस्याओं पे विचार नहीं करोगे और उन पे जबरदस्ती आप अपना प्रोजेक्ट थोप दोगे, तो वो प्रोजेक्ट हमारा सफल नहीं हो पाएगा। तो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो फिर से देखिएगा और इस अप्रोच को लगाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मूवीज में आपको बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच दिए जाते हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है कि आप एंटरटेन करते हो देखते हुए या उस चीज को अपने किसी सब्जेक्ट से जोड़ पाते हो, किसी चीज से समझ पाते हो, तो वो जरूरी है आपको, तो उसे देखिएगा दोबारा। और वहीं इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट जो होती है उसके बीच की दूरी को कम करिए। जहां पे दो देशों के बीच की जो चेक पोस्ट होते हैं उनकी दूरी को इतना कम किया जाए कि ताकि एक देश को जब कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है तो दूसरे देश में जैसी एंट्री करे तो वहां पे नजदीक में ही चेक पोस्ट मिल जाए, जहां पे उसकी पूरी तलाशी ली जा सके, जहां उसकी पूरी चेक इन की जा सके और फिर उसे भारत में या दूसरे देश में फ्रीली छोड़ दिया जाए। होता क्या है, मान लीजिए म्यांमार से कोई व्यक्ति निकला, उसने उस चेक पोस्ट को क्रॉस किया जो उसका आखिरी चेक पोस्ट था म्यांमार का, और वो भारत में प्रवेश कर रहा नागालैंड, मणिपुर के आसपास, लेकिन नागालैंड का जो चेक पोस्ट है वहां आते आते उसके बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। अब 4-5 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों कोई व्यक्ति भारत में जब एक बार घुस गया म्यांमार को छोड़ के, तो वो किस जगह घुस गया, कहाँ चला गया, कौन से जंगल में चला गया, किसको पता चल रहा है? चेक पोस्ट को उसने अपनी चेक इन कराई नहीं कराई, किसे पता चल रहा है?
लेकिन अगर म्यांमार का चेक पोस्ट और भारत के चेक पोस्ट के बीच में दूरी मात्र 100 मीटर की हो, 150 मीटर की हो, 200 मीटर की हो, तो ऐसे में कोई व्यक्ति शायद ही मुश्किल से बच के निकल पाएगा। 200 मीटर की रेंज में कहीं ना कहीं वो पुलिस की नज़र में आ जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी की नज़र में आ जाएगा और उसके चेक पोस्ट पर पूरी चेकिंग कर ली जाएगी, देख लिया जाएगा कि वो किस मकसद से भारत में आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। वहीं लिडार, लेजर फेंसिंग, फ्लड फेंसिंग, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, ऐसी टेक्नोलॉजी का भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन परियोजनाओं में हमें धन को बचाए रखने के लिए, या यूं कहें कि जब वित्त की कमी होती है तो ऐसे में निजी क्षेत्र को भी भागीदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरकार के द्वारा इस पर पैसा बहुत खर्च किया जाता है, कम मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉर्डर स्टेट होते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्टिविटी तैयार नहीं की जा पा रही है, क्योंकि वित्त की कमी होती है। तो ऐसे में आप प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम जरा सा यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की पहल भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो उस पर बात करेंगे सरकार ने कौन कौन सी पहलें शुरू की हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए। तो एक था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि लास्ट ईयर मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 4 राज्यों स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख में इसमें शामिल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अवसंरचनात्मक विकास और आजीविका के अवसरों का निर्माण किया गया। हालांकि वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम था ये अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। और सीमा अवसंरचना प्रबंधन, इसमें देखोगे एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का मतलब होता है कि 2 से 3 योजनाओं को एक साथ विकसित करना, जैसे सड़कों का निर्माण करना, बिजली का निर्माण करना, संचार का निर्माण करना, इन तीनों को एक साथ किया जा रहा है। वहीं व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, अगर आप देखोगे भारत सीमा बॉर्डर हो गया, भारत बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जैसे लेजर लाइट का प्रयोग करो, फेंसिंग का प्रयोग करो, नाइट विजन कैमरे का प्रयोग करो, रडार का प्रयोग करो, इस तरीके के सिस्टम को डेवलप करो ताकि जो हमारे संवेदनशील बॉर्डर हैं वहां पर अच्छे से वहां पर निगरानी की जा सके। और एक इसी के मामले में सेकतकर समिति आती है, उसकी सिफारिशें हैं कि सड़क निर्माण कार्यों की आउटसोर्सिंग करो, आधुनिक निर्माण संयंत्रों की शुरुआत करो, भूमि अधिग्रहण, इन सभी चीजों को वैधानिक मंजूरी प्रदान की जाए, ताकि जो भी हम कनेक्टिविटी तैयार कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, इस पर विचार किया जाए और इसको लीगली तरीके से वैधानिक मंजूरी भी मिलनी चाहिए। तो ये तो था आपका एक छोटा सा टॉपिक, जिसपे उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन अब यहीं पर हम कुछ शॉर्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट टॉपिक को भी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक दोस्तों। तो पहला टॉपिक है आपका, इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं हम यहाँ पर, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको आप लोग आम भाषा में अफस्पा कानून भी कहते हो। 1958 का ये अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। क्या चर्चा में आया है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसे फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इन दोनों में ही कुछ क्षेत्रों में, कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये तो मान लो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो इसके बेसिक स्टेटमेंट पे बनेगा। पहली चीज कि अशांत क्षेत्रों, ध्यान देना, जो अफस्पा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एक विशेष अधिकार देता है, स्पेशल राइट देता है। और कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे गोली भी मार सकते हो आप, बिना वारंट के आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो और उसके घर में या उसके किसी परिसर में आप तलाशी ले सकते हो। तो ध्यान देना, ये बेसिक स्टेटमेंट है जो यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज प्रयोग कर सकती है कि क्या अफस्पा कानून में जो हमारे जो पुलिस अधिकारी लगे होते हैं या जो भी सशस्त्र बल के अधिकारी लगते हैं, सैनिक लगते हैं, क्या उन्हें किसी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार है, क्या उनके घरों में तलाशी लेने का अधिकार है, क्या बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। तीनों स्टेटमेंट में से कौन से सही है, कूट दे देगा 1 2 3 1 2 2 3 3 1। अब आपको पता करना चाहिए। तो जब आप इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वहीं अधिनियम में कुछ प्रमुख पहलू की बात करें तो एक आता है आपका अशांत क्षेत्र। अब बात आती है कि अशांत क्षेत्र घोषित कौन करेगा। तो देखिए, किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र उस राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो राज्यपाल भी घोषित कर सकता है, प्रशासक भी घोषित कर सकता है और केंद्र सरकार भी, तीनों में से कोई भी। अब जैसे मान लीजिए यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया,
या चंडीगढ़ हो गया, तो ऐसे क्षेत्रों में जो अशांत क्षेत्र घोषित करना है वो तो काम केंद्र सरकार करेगी या प्रशासक करेगा। लेकिन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, यूपी, बिहार, कोई भी ऐसा राज्य जहां पे राज्यपाल की पावर है, तो वहां पे अशांत क्षेत्र कौन घोषित करेगा? राज्यपाल करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। वही दूसरा पहलू देखते हैं कि सशस्त्र बलों को उन्मुक्ति प्राप्त है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, एक आदेश जारी किया है कि इनकी ज्यादतियों की जांच जरूर की जा सकेगी। अगर इन्होंने इतनी मनमानी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनकी जांच करनी चाहिए, तो वो जरूर की जाएगी। हालांकि नियम क्या है कि आप इनके खिलाफ तभी कार्रवाई कर सकते हो जब केंद्र सरकार से परमिशन मिली हो। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। और तीसरा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? तो बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के लिए बाध्य है। ध्यान देना, ये बाध्यकारी प्रोविजन है, लेकिन इसमें एक बात आपने ध्यान दी, इसमें कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया गया कि मजिस्ट्रेट को देना है। मजिस्ट्रेट क्या होता है? एक न्यायिक पद होता है, जबकि यहां पे क्या कह रहा है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सौंपना है। तो ये बेसिक अंतर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लागू होने की बात करें तो इस समय असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये लागू है, जहां पे असम मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शक्तियों का यहाँ पे दुरुपयोग किया जाता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा टॉपिक है कि धन शोधन निवारण एक्ट 2005, जिसको हम लोग कहते हैं PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वित्त मंत्रालय ने इस 2005 के एक्ट में संशोधन किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार और उनकी प्रकृति का विस्तार किया गया है। तो क्या विस्तार किया गया है? पहला तो स्वामित्व के आधार पे कि अगर किसी साझेदारी फर्म में पूंजी या मुनाफे का 10% से अधिक हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी अब हिताधिकारी या बेनिफिशियल ऑनर कहा जाएगा, जो कि इससे पहले नियम था कि जो व्यक्ति 15% या उससे अधिक का प्रॉफिट कमाएगा उसको हम बेनिफिशियल ऑनर कहेंगे, लेकिन अब ये नियम बदल के 10% कर दिया गया। वहीं रिपोर्टिंग इकाई की बात करें, जैसे बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान के प्रधान अधिकारी की परिभाषा तय कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि केवल प्रबंधन स्तर के अधिकारी को ही अब प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे PMLA एक्ट की बात करेंगे, तो PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में बनाया गया था। मुख्य रूप से इसे धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, धन शोधन से प्राप्त और इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए लाया गया था। हालांकि इस कानून का प्रयोग कौन करता है? ED करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक अगला टॉपिक है भगोड़ा आर्थिक अपराधी। आपने कई बार नाम सुने होंगे कि ये विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गए या मेहुल चौकसी भाग गए, जो भारत से पैसा लेके भाग गए, तो ये लोग भगोड़ा अपराधी अधिनियम के अंतर्गत आ गए हैं। तो इसकी बात करेंगे कि वर्तमान में इस अधिनियम के तहत 1.8 बिलियन, कितना दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अब बात आएगी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन होता है? तो ये वह व्यक्ति होता है जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराधों में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपए से आर्थिक मतलब या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का आर्थिक अपराध घोषित किया हो, आर्थिक अपराध किया हो, चोरी की हो या किसी प्रकार का, और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है और आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए ही वो सब भारत छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस अधिनियम जो कि 2018 में आया था, इसमें कुछ पहलू है, जैसे अनुसूचित अपराध। अब इसमें जाली सरकारी स्टाम्प या मुद्रा बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब जैसे मान लो एक मूवी आई है या आप देख सकते हो वेब सीरीज, आप कहोगे सर आप कितना वेब सीरीज देखते हो, कितनी मूवी देखते हो जहां से आप देखते हो, आप इस चीज को देखोगे, शाहिद कपूर है इसमें और VP में KP क्या नाम है उसका यार, देखो मेनन करके एक हीरो है ना पतला सा, उसका नाम नहीं पूरा याद आ रहा है, ये दोनों है उसमें। हालांकि विक्रम वेधा का जो साउथ इंडियन एक्टर है जो सैफ अली खान के साथ अपोजिशन में रहता है, विक्रम वेधा मूवी का, तो वो भी उसमें पुलिस का रोल करता है। तो आप देखोगे फर्जी मूवी में क्या होता है, नकली जाली नोट बनाए जा रहे हैं,
वहीं अनुसूचित अपराध में आप देखोगे जाली संगठन, सरकारी स्टाम्प। तेलगी स्कैम सुना होगा दोस्तों आपने, दक्षिण भारत का भी लगातार वेब सीरीज चल रही थी, ये आपने देखा होगा हॉट स्टार वगैरह पे। तो तेलगी स्कैम 2003, उसने उस समय के पूरे भारत को जाली स्टैम्प पेपर पे ही पूरा चलाया है 10 साल तक, करोड़ों रुपए कमाया उसने जुए की। सोचिए 2003 में उसने एक बार गर्ल पे 90 लाख रुपए एक रात में उड़ा दिए, और तब जाके हाईलाइट हो गया ये पूरा मुद्दा। तेलगी स्कैम देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो वो भी क्या होंगे, अनुसूचित अपराध में होंगे, और इसमें आने वाले व्यक्ति क्या होंगे, इस तरीके के अपराध करने वाले व्यक्ति किसमें होंगे, आर्थिक भगोड़ा में शामिल होंगे। वहीं अपराधी घोषित करना, इसके लिए विशेष न्यायालय में एक आवेदन दायर किया जाता है, और इसको कानून को लागू करने वाली जो शीर्ष संस्था है वो ईडी होती है। और इसमें एक सबसे बड़ा राइट आप देखोगे, बहुत बड़ा एक कानून का अधिकार होता है कि दोष सिद्ध पूर्व होने से पहले ही अधिकारियों द्वारा संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि संदेह के आधार पे भी आपकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको दोषी नहीं ठहराया गया, दोष आप पे सिद्ध नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ, तो भी आप संदेह में हो और आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। और जो भी संपत्ति जब्त होगी उस पर स्वामित्व किसका होगा, केंद्र सरकार का, क्योंकि पूरी की पूरी संपत्ति केंद्र सरकार के पास जाएगी, फिर चाहे वो अपराधी किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो। हालांकि अपराधी क्या करेगा, उसके जो आदेश आएंगे उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध वो अपील कर सकता है एक हाई कोर्ट में अपनी, तो करे ना करे उसके ऊपर मर्जी है। तो यहाँ तक आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। और ये कुछ एक दो पॉइंट हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे आप देखोगे इस मिसिंग, क्या लिखा हुआ है, इस मिसिंग, तो क्या है ये भाई, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, ये एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जो कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करता है और मानवीय त्रुटि का फायदा उठाता है। जैसे कई बार आप लोगों के पास मैसेजेस आते हैं और आप उसे क्या करते हो, धोखे में ओपन कर देते हो और मालवेयर वहां से डाउनलोड हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं चलते हैं। कई सारे मैसेजेस में लिंक आते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करो आपको जो है कि बोनस रिवॉर्ड मिलेंगे, और आप क्लिक करते हो और उस पर कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं, लेकिन मालवेयर टाइप के जो वायरस होते हैं वो आपके मोबाइल में एंट्री कर जाते हैं, और आपकी जो प्राइवेसी होती है, जो संवेदनशील जानकारी होती है, आपकी आधार कार्ड की जानकारी, पैन कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, ये सभी चीजें जो है कि साझा हो जाती है और साइबर अपराधियों के पास पैसे तक चले जाते हैं। और ये स्पेशली एसएमएस और फिशिंग, इनका एक संयोजन के रूप में मिला हुआ है, इसलिए इसको स्मिशिंग कहा जाता है। बस इतना ही आपको जानना था इसमें, और कुछ खास नहीं था। और एक छोटा सा एक और टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, स्पैमोफ्लाइज, ठीक है, स्पैमोफ्लाइज ये क्या है दोस्तों, तो मेटा ने हजारों ऐसे फेसबुक अकाउंट हटा दिए जो स्पैमोफ्लाइज नामक अभियान का हिस्सा थे। अब ये क्या है दोस्तों, ये अभियान एक ऑनलाइन चीनी स्पैम ऑपरेशन है जो ये बताता है कि चीन की तो प्रशंसा करता है लेकिन वह यूएसए और पश्चिमी देशों के खिलाफ रहता है, यानी कहता है कि ये चीनी सरकार के आलोचक होते हैं, अर्थात ये चीनी सरकार की बढ़ाई बढ़ा रहे थे, या यूं कहे कि चीनी सरकार का प्रमोशन कर रहे थे फेसबुक पे। और फेसबुक कहाँ का है, यूरोप का है, अर्थात अमेरिका का है, और अमेरिका के खिलाफ आप अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे ही बात करो तो जाहिर सी बात है उसको हटा देगा। और स्पेशली चाइना वाले कर रहे हैं जो कि यूएसए के एकदम खिलाफ है, यूएसए से एकदम ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया और इसका कोई मुद्दा नहीं था। तो अगर इस तरीके का वर्ड यूपीएससी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे छोटे छोटे वर्ड उठा के एग्जाम में रखता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा टॉपिक है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र, यानी आईएफएस, वो आईएफसी आईओआर। तो इसके बारे में देखोगे तो 2018 में गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई, और समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ाना और चिन्हित जहाजों से जुड़ी जानकारी साझा करना, ये इसका उद्देश्य है। हिंद महासागर क्षेत्र और निकटवर्ती सागर भी इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। ये समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का प्रसार किया जा रहा है, जिसमें समुद्री डकैती सहित सशस्त्र डकैती, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, अवैध और अनुचित या अनुसूचित या अनियमित मत्स्यन आदि ये सब शामिल है, कि जो कि प्रतिबंधित मत्स्यन तरीके हैं या प्रतिबंधित वस्तुओं की जो तस्करी हो रही है अवैध तरीके से, इस पर रोक लगा दी गई है। और इस तरीके की चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी ताकि लोग यहाँ पे जागरूक हो सकें। अब इसी तरीके से प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, इससे क्या प्रश्न बन सकता है, तो पहली चीज कि प्रलय को डेवलप किसने किया, तो डीआरडीओ ने बनाया, और ये कैसे मार करेगी, सतह से हवा या सतह से सतह या हवा से हवा। तो तीनों में आपको पता होना चाहिए कि ये सतह से सतह कर सकती है,
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक मोबाइल लॉन्चर है। दूरी कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। वजन कितना है? 350 से 700 किलोमीटर। बस इतना ही इसमें लिखा हुआ है, तो भाई हम भी उतना ही पढ़ेंगे। अब एक आता है टॉपिक आपका, छोटा सा है, महेंद्रगिरी Y12654। Y12654 प्रोजेक्ट 17A के 7वें और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी का मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जलावतरण किया गया। और ये जो नाम दिया गया ओडिशा के पूर्वी घाट में स्थित एक पर्वत चोटी का नाम है। तो महेंद्रगिरी याद रखना, पूर्वी घाट की एक चोटी का नाम है जो ओडिशा में है। तो बस इतना ही इसका टॉपिक था। ऑपरेशन पोलो को जरा एक बार देख लेते हैं और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। ये वही ऑपरेशन पोलो है दोस्तों, जो कि हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था सैन्य कार्रवाई के रूप में। और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। और इसकी टोटल 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2023 में। कब मनाई गई? 13 सितंबर 2023 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। जिस समय हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली शाह। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। हो सकता है मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है कि जैसे आपको पता है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह, अक्सर आपने सुना है कि भाई 1948 में इन्होंने विलय किया संधि पत्र पे हस्ताक्षर करके। लेकिन जूनागढ़ के राजा या हैदराबाद के निजाम का नाम बहुत कम लोगों को पता है। तो हैदराबाद के जो निजाम है मीर उस्मान अली शाह, 1947 में आज़ादी के बाद ये भारत में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे। तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। और उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे वो थे मीर उस्मान अली शाह। तो ये तो हमारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे पर्यावरण, यानी अब लगातार इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। इधर वर्ल्ड कप की वजह से 2 दिन का मैंने ब्रेक दे दिया था, लेकिन अब ब्रेक नहीं होगा, अब लगातार ये क्लासेस चलेंगी। और पहला टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या नमामि गंगे कार्यक्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। और प्लेलिस्ट में आप जाके मई की करंट अफेयर्स, जून की करंट अफेयर्स, जुलाई अगस्त की आप जरूर देख लीजिएगा। और सितंबर की भी ऑलरेडी 6 से 7 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।